हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। बाय नाउ वी होप कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम क्या होता है, एक एटम में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का क्या अरेंजमेंट होता है, इन सब चीज़ों से आप किसी हद तक वाकिफ़ हो चुके होंगे। जहाँ तक एटम के बेसिक स्ट्रक्चर की बात है, अब तक हमने आपको बताया कि एक एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जिसमें कि होते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जिनका कोई चार्ज नहीं होता। इस न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के चार्ज की यानी पॉजिटिव चार्ज की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इसलिए उसे कहा जाता है बाय कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की डायरेक्शन कुछ नेगेटिव होती है, इसलिए उसे कहा जाता है नेगेटिव चार्ज, अ डायरेक्शन विच इज़ रिवर्स टू दैट ऑफ द प्रोटॉन्स। ये तो था बेसिक एक स्ट्रक्चर एक एटम का, किस तरह से उसमें चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और किस तरह से उसमें मैसिव चार्जेस मैसिव पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स जो मास होल्ड करते हैं लेकिन जिनका कोई चार्ज नहीं होता यानी न्यूट्रॉन्स। ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। किसी हद तक एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जानना तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक साइंस में और आगे चलते हैं, हमारे लिए ये जानना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इस स्ट्रक्चर का सब स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर की गहराई क्या है और ये सारा स्ट्रक्चर इन डिटेल कैसे काम करता है। हम अब तक ये भी बात कर चुके हैं कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर यानी वो मटेरियल जिनमें से बिजली आराम से चल सकती है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर्स यानी वो मटेरियल्स जिनमें किसी भी तरह का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए ऐसे मटेरियल्स में से बिजली नहीं चलती। ये तो थे ये दो तरह के मटेरियल्स ब्रॉडली, कंडक्टर और इंसुलेटर। लेकिन एक तीसरी तरह का भी मटेरियल होता है जिसे कि इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में कहा जाता है या फिजिक्स के लैंग्वेज में कहा जाता है सेमीकंडक्टर। सेमी यानी आधा। एक ऐसा मटेरियल जो आमतौर पर बिहेवियर में, कंडक्शन में एक इंसुलेटर की तरह होता है, यानी एक ऐसा मटेरियल जिसमें से आमतौर पे बिजली नहीं चलती। लेकिन अगर हम कुछ कंडीशंस पैदा करें, हीट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। कुछ खास कंडीशंस अगर हम पैदा करें तो वो मटेरियल कंडक्ट करने लगता है, यानी वो इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाता है ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस। एक ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। ये है ब्रॉड क्लासिफिकेशन तीन तरह के मटेरियल्स की। कंडक्टर्स के उदाहरण आपके सामने हैं, कॉपर है, तांबा, गोल्ड है, सोना। इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स आपके सामने हैं आम जिंदगी में, जैसे रबर होता है, लकड़ी है। इसी तरह से सेमीकंडक्टर मटेरियल्स भी होते हैं। इन्हीं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बेसिस पर बना है इलेक्ट्रॉनिक साइंस, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक साइंस की गहराई तक जैसे जैसे हम जाएंगे, हमारे लिए स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को समझना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर की बात तो हमने करी कि कैसे न्यूक्लियस है, कैसे उसके आसपास शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, लेकिन ये तो एक थ्योरी थी, एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने जो दी थी। इसके अलावा और भी थ्योरीज हैं। जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एटम का और इसके बाद में जितनी सारी थ्योरीज हैं, असलियत में क्या होता है, कैसे कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है, कैसे ये सारी बिजली चलती है, कैसे इसको मैनिपुलेट करते हैं, इन सब को जानने से पहले हमारे लिए दो टर्म्स का जानना बहुत ज़रूरी है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। जो कन्वेंशनल मॉडल दिया था नील बोहर ने, जिसकी हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, एक ऐसा मॉडल कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा, आसपास शेल्स में या ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसे कहते हैं कन्वेंशनल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दिया था नील बोहर ने। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर मॉडल, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, मैं दोबारा आपको याद दिला दूं, सेंटर में होता है एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इसलिए क्योंकि इसको बनाने वाले होते हैं दो पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का अपना कोई चार्ज नहीं होता। इसके आसपास होते हैं शेल्स या ऑर्बिट्स, जिन्हें कन्वेंशनली हम नाम देते हैं कुछ इस तरह से K, L, M एंड N। नील बोहर के इस मॉडल के अकॉर्डिंग K शेल यानी न्यूक्लियस के पास सबसे पास वाली जो शेल है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। उसी तरह से
इसके बाद वाले ऑर्बिट में, यानी न्यूक्लियस से जो दूसरा ऑर्बिट आता है, उसमें आ सकते हैं मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 8। तीसरी जो ऑर्बिट है उसमें आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, और चौथी जो शेल है उसमें आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का फॉर्मूला है इसे हम कहते ही हैं 2-8-18 फॉर्मूला। और ये शेल्स के नाम दिए गए हैं, ये कन्वेंशनल नाम बोहर ने दिए थे। के शेल यानी न्यूक्लियस की सबसे वाली पहली शेल जिसमें पहला ऑर्बिट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल ऑर्बिट जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एम ऑर्बिट जिसमें 18 आ सकते हैं, और एन ऑर्बिट जिसमें कि 32 आ सकते हैं। अब ये तो था एक मॉडल एटम के स्ट्रक्चर का, लेकिन यही मॉडल अकेला मॉडल नहीं है जिसे एक्सेप्ट किया गया साइंटिफिक वर्ल्ड में। इस बोहर के दिए गए इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल को छोड़कर एक और मॉडल है। उस मॉडल की जो बेसिस है वो इस बात पर है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी रोशनी की, लाइट की स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं न्यूक्लियस के आसपास। अब लाइट की स्पीड जो एग्जैक्ट स्पीड है वो है, या अगर हम किलोमीटर पर सेकंड की बात करें तो 2,99,792 किलोमीटर्स पर सेकंड, यानी तकरीबन 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलती है रोशनी। ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये जो दूसरा मॉडल था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, इसे देने वाले साइंटिस्ट का नाम था हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने इस बात पर ध्यान दिया, इस बात पर गौर किया कि हम इलेक्ट्रॉन्स को फिक्स्ड ऑर्बिट्स में नहीं मान सकते कि वो है, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से घूमेगा तो एग्जैक्टली कहाँ पर है, एक पर्टिकुलर टाइम पर वो पार्टिकल कहाँ पर है, ये जानना मुश्किल है। ये जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया अगला, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ये स्ट्रक्चर बेस्ड है इसी न जानने पर कि हम एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट मूव कर रहा है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर बराबर किस जगह पर है, यानी उसके एग्जैक्ट होने में एक डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होती है। तो हाइजेनबर्ग ने इस बेसिस पर हमें दिया हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि कोई भी चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन एट अ पर्टिकुलर गिवन टाइम इज ऑलवेज अनसर्टेन। लेकिन ये बात तो मानते थे कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में नहीं बल्कि ऑर्बिटल्स में। तो हाइजेनबर्ग ने जो हमें मॉडल दिया उसके अकॉर्डिंग ये है एटम के सेंटर का न्यूक्लियस। इसके आसपास फिक्स्ड ऑर्बिट्स, जैसा नील बोहर ने कहा था, वैसा नहीं होता, बल्कि ऑर्बिट्स, कई सारे ऑर्बिट्स के ये जो मैं डॉटेड लाइंस दिखा रहा हूं ये इसलिए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट को प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है। एक पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, वो एग्जैक्टली कहां पर है ये पता करना नामुमकिन है। इन ग्रुप्स ऑफ ऑर्बिट्स को नाम दिया हाइजेनबर्ग ने ऑर्बिटल्स, एनर्जी बैंड्स। उन्होंने ये कहा कि एक न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन दीज ऑर्बिटल्स, इन दीज एनर्जी बैंड्स। इन एनर्जी बैंड्स को उन्होंने रिप्रेजेंट करा थ्रू इंटेग्रल्स, हाफ इंटेग्रल नंबर से उन्होंने रिप्रेजेंट करा। एक इंटेग्रल नंबर एक पर्टिकुलर एनर्जी शेल को रिप्रेजेंट करता है। जो बेसिक इंटेग्रल नंबर उन्होंने दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उसको कहा गया, डिनोट किया गया विद द लेटर एन। यानी अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड अ न्यूक्लियस इज ऑलवेज अनसर्टेन। और उस अनसर्टेनिटी को मेजर करने का जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है द नंबर
एन। इसे कहते हैं हाइजेनबर्ग्स बेसिक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इस ब्रांच ऑफ साइंस को जिसने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल दिया उसे कहा गया क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम यानी बंडल्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स। इन बंडल्स को ही रिप्रेजेंट किया गया, सबसे बेसिक बंडल को रिप्रेजेंट किया गया हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल में बाय द लेटर एन। अब ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन डेप्थ क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये जानना ज़रूरी है अगर हमें ये पता करना है कि कंडक्टर हो चाहे सेमीकंडक्टर हो, इनमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे करते हैं, किन कंडीशंस में करते हैं, क्या वो दिशा निर्धारित होती है, क्या उसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें आने वाले वीडियोस में हम आपसे करेंगे थ्रू प्रॉपर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। हम आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी आपके मन में उठती है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हमें उसका जवाब देने में खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।